नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन कोई इस बात पर बात नहीं करता कि ये क्षेत्रीय दल अपने कर्मों से नष्ट होते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने 2017 के दिवाली अंक में इसका विश्लेषण किया है। लेख में भाऊ ने जो कहा है उसे हम उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिरी भाग। बंगाल और केरल में कम्युनिस्ट प्रभावी थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी ताकतवर होते जा रहे थे। पंजाब में अकाली दल पार्टी उभरी, जबकि महाराष्ट्र में रिपब्लिकन और फार्मर्स वर्कर्स पार्टी उभरी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक स्वतंत्र पार्टी उभरी। इसमें दर्जनों स्थानीय या क्षेत्रीय दल शामिल थे, जो अपने दम पर राज्य में सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे। इसका कारण क्षेत्रीय पहचान थी। साथ ही कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय दलों के भीतर कलह भी थी। दिल्ली नेतृत्व के एकाधिकार या जातिगत वर्चस्व के कारण ऐसी सैकड़ों छोटी बड़ी पार्टियां उभरी। उनके बीच वोटों का विभाजन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय रूप से शक्तिशाली दलों के लिए फायदेमंद था। लेकिन यही कारण है कि राष्ट्रीय दलों के रूप में पहचान बनाकर राजनीति में प्रवेश करने वाली अधिकांश पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें एक या दूसरे राज्य तक ही सीमित रहना पड़ा। अन्य क्षेत्रीय दलों की मदद से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वोटों के विभाजन से बचने की गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को सफलता का स्वाद चखाया और ऐसे स्थानीय नेता भी अधिक शक्तिशाली हो गए। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के बाद ऐसी पार्टियों को एक साथ लाकर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें विलीन हो चुकी पार्टियां अपनी पहचान नहीं भूल पाईं और जल्द ही कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी के रूप में पुनर्जीवित हो गई। उसके बाद कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की पारिवारिक जागीर बन गई और उसका राजनीतिक पतन अपरिहार्य हो गया। इंदिरा और राजीव गांधी की हत्याओं ने कांग्रेस को दूसरा जीवन दिया और अधिक सार्वजनिक प्रयोग की विफलता ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बाद पहले की जनसंघ और आज की भाजपा ने एक वैकल्पिक राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश की और क्या वे ऐसा करने में सफल रहे? 1967 के बाद कांग्रेस का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि इसकी जगह लेने के लिए कोई अन्य राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, इसलिए क्षेत्रीय और स्थानीय पार्टियों ने बीच के अंतराल में जल्दी इस कमी को पूरा कर दिया। चूंकि इंदिरा जी ने कांग्रेस को एक व्यक्ति केंद्रित और परिवार स्वामित्व वाली इकाई में बदल दिया था, इसलिए उस पार्टी में नए नेतृत्व के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई थी। स्वाभाविक रूप से राज्य में खालीपन को भरने के लिए स्थानीय नेता उभरे। अगर उन्हें किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी में जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्षेत्रीय दलों के तंबू गाड़ दिए और खुद को स्थापित कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि देश के लोग क्षेत्रीय पहचान पर बंटे नहीं थे। क्षेत्रीय दलों और नेताओं की सफलता दो कारणों से हुई। एक तो उन नेताओं को राष्ट्रीय पार्टी में नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला और दूसरा कारण था दिल्ली के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय भूमिका के नाम पर क्षेत्रीय पहचान को नकारने की जिद। केरल, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं बना सकी और केंद्र के इशारे पर वहां अनिर्वाचित लोगों को थोपा गया। स्वाभाविक रूप से उनसे अधिक प्रभावी स्थानीय नेता मतदाताओं को आकर्षित कर सके और क्षेत्रीय दल बड़े होते गए। राहुल गांधी या सोनिया, जो अपने क्षेत्रीय नेताओं से जूते उठवाते हैं, दूसरे क्षेत्रीय पार्टी नेताओं से सम्मानपूर्वक पेश आते हैं। क्या उन्हीं नेताओं के राज्यों में कांग्रेस नेताओं को वही सम्मान मिलता है? ये एक बड़ी समस्या बन गई है और शरद पवार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी आदि जैसे क्षेत्रीय नेता उभरे हैं। उन्होंने मजबूत क्षेत्रीय दल बनाए हैं। इसलिए भारतीय जनता क्षेत्रीय पहचान पर बंटी हुई नहीं है। इसका प्रमाण भाजपा का उदय है। केंद्रीकृत सत्ता की कांग्रेसी अवधारणा को छोड़कर पिछले 2 दशकों में भाजपा ने क्षेत्रीय नेतृत्व का निर्माण करके राष्ट्रीय राजनीति के प्रवाह को नई गति दी है। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, गुजरात में मोरारजी देसाई या हितेंद्र देसाई, महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण या भाऊ साहेब हीरे,
बंगाल में अतुल्य घोष, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी या चंद्रभानु गुप्त, तमिलनाडु में कामराज, कर्नाटक में जट्टी या निजलिंगप्पा जैसे मजबूत क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता थे और नेहरू को इनके बल पर लोकसभा में बहुमत मिलने की कोई चिंता नहीं थी। इनमें से अधिकांश नेता नेहरू को चुनौती देने लायक मजबूत थे। नेहरू ने उन्हें कमजोर नहीं किया और बाद में जब इंदिरा गांधी ने उन्हें खत्म कर दिया तो उन्होंने वैकल्पिक नेतृत्व को उभरने भी नहीं दिया। यहां तक कि राष्ट्रीय राजनीति में भी किसी दूसरे नेता को राष्ट्रीय कद का नेता बनने या राज्य में अपनी जगह बनाने की इजाजत नहीं दी। नतीजतन प्रतिभाशाली युवा नेताओं ने कांग्रेस की ओर रुख करना बंद कर दिया। उन्होंने दूसरी पार्टियों में सीटें मांगी या क्षेत्रीय पार्टियां बनाई। भाजपा या दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों ने भी कुछ समय तक केंद्रीकृत सत्ता का ऐसा ही रास्ता अपनाया। लेकिन पिछले एक दशक में भाजपा ने क्षेत्रीय स्तर पर नया नेतृत्व तैयार करने या युवाओं को क्षेत्रीय जिम्मेदारियां सौंपने का साहसिक कदम उठाया और इसके राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। नरेंद्र मोदी के बाद इसी अवधि में वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जैसे कई नेता खड़े हुए। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे नए नेता उभरने लगे और क्षेत्रीय पहचान कम होने लगी। केंद्र की सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी ने ऐसे नए क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसा करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय पहचान को कमजोर करने की भी कोशिश की है। यही कारण है कि पिछले 3 सालों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व धीरे धीरे कम हुआ है और कई राज्यों का रुझान फिर से राष्ट्रीय राजनीति की ओर मुड़ने लगा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।